हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम लीनियर इक्वेशन का अगला लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं उनको सॉल्व करने के, उनको हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हम इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। पेयर से हमारा मतलब हो गया कि जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इससे पहले हमने क्या किया था कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उठाया था, जिसको सॉल्व किया था और उसके हमने देखे थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए थे। ठीक है, पर अब हम क्या करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उठाएंगे लेकिन पेयर में, है ना। दो इक्वेशन एक साथ लेंगे और फिर उनके सॉल्यूशन निकालेंगे। उनके सॉल्यूशन से हमारा मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फाई करे, या यूं कह लो कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, वो फाइंड करेंगे हम। तो कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करे, और उसको फाइंड करने के लिए अपने पास ये चार मेथड है, जिसमें से सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, एंड चौथा है एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इन मेथड्स को हम समझेंगे। तो चलो एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले तो हम ग्राफिकल मेथड पे चलते हैं। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से हमारा क्या मतलब है कि देखो, अगर अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कुछ इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफ की हेल्प से। हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाएंगे। हमने ग्राफ बनाना सीख लिया था। ग्राफ बनाने पे हमने देखा था लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है ना, यानी ये दोनों भी स्ट्रेट लाइन बनेंगे। तो जब हम इन दोनों को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे, बनाएंगे ग्राफ, तो हो सकता है ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कभी कभी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करें, है ना। ये हो सकता है, ठीक है, कि इंटरसेक्ट करें, या ये भी हो सकता था कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। कभी इंटरसेक्ट ना करने से हमारा क्या मतलब है कि लाइंस पैरेलल हो जाते। सही है, लाइंस कैसे हो जाते, पैरेलल हो जाते। और इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और थी कि जब हम एक लाइन बनाते और जो दूसरी लाइन है वो भी इसके ऊपर से ही चली जाती। ठीक है, इस तरीके से कुछ इसके ऊपर से ही चली जाती। तो इन लाइंस को, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर से ही चली जाएं, वो होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी थी जब मैं इन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाने की कोशिश करता कि लाइंस प्लेन पर या तो हो सकता है एक दूसरे को कभी एक पॉइंट पर मिल जाए, इंटरसेक्ट करें, या कभी ना मिले, या हमेशा एक दूसरे के ऊपर चलते रहे, है ना। सही है। तो होता क्या है, मैंने जब ग्राफ बनाया था तो मैंने सीखा था कि ग्राफ बनाते टाइम लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो उसके सॉल्यूशन को ही ज्वाइन करके लाइन बनाई जाती है। ये यूं कह सकते हैं कि इस लाइन पर लाई करने वाले सभी पॉइंट, है ना, इस लाइन पर लाई करने वाले सभी पॉइंट, यानी जितने भी पॉइंट हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशन है। और इस लाइन पर लाई करने वाले सभी पॉइंट क्या है, इसके सॉल्यूशन है। सही है क्या। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पर लाई कर रहा है, या यूं कह सकते हैं क्या कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों पे लाई कर रहा है, यानी दोनों का सॉल्यूशन है। तो ये एक कॉमन सॉल्यूशन है। सही बात है क्या, ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन है। तो जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी उस टाइम पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए मैं इसको यूनिक सॉल्यूशन कह दूंगा। और यहाँ पर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसके इनफाइनाइट है, पर इन दोनों के पास कोई एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। तो इस केस में अपने को कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सही है, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर इन दोनों के पास इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं, तो क्या कह सकते हैं कि इन दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे मुझे। सही है, तो ये ग्राफ बनाकर मैं सॉल्यूशन को चेक कर सकता हूं कि क्या सॉल्यूशन रहने वाला है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि अपने पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, कि भैया इसको ग्राफिकली सॉल्व करो। और उसके बाद भी कुछ कह रहा है कि शेड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस, इन दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच में जो
रीजन बनेगा उसको शेड करना है और उसका एरिया भी बताना है, ठीक है। तो चलो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने देखा था कि हम दो सॉल्यूशन में निकाल लें तो ग्राफ बना ही लेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 जो है इसके दो सॉल्यूशन में निकाल लेता हूँ फटाफट से। तो मैं अगर x को 0 रख दूं तो y माइनस 1 आएगा और y को 0 रख दूं तो x 1 आएगा, ठीक है। ये मेरे को दो सॉल्यूशन मिल गया। इसी तरह 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 जो है उसके लिए मैं जब सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं वही रख देता हूँ एक एक बार 0 दोनों को। x को जब 0 रखूंगा तो y 8 होगा और y को जब 0 रखूंगा तो x 4 हो जाएगा। सही है, ये सॉल्यूशन आ गए। इनको हम प्लॉट कर देते हैं प्लेन पर, है ना। तो देखो किस तरीके से कर पाएंगे। तो कार्टेशियन प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने को y कितना चाहिए होगा, 8 तक चाहिए होगा मैक्सिमम और x मैक्सिमम 4 तक चाहिए होगा, है ना। नेगेटिव में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं, y 8 तक चाहिए तो ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक। अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ना। और ये हो गया अपना x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। और जब मैं ये पॉइंट्स प्लॉट करूंगा तो x मुझे मैक्सिमम 4 तक चाहिए होगा, ठीक है। तो 4 तक ले लेता हूँ, 1 2 3 4 और y मुझे 8 तक चाहिए होगा और नीचे -1 तक भी चाहिए होगा, है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैं ये पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ और फिर ग्राफ बनाता हूँ। पॉइंट क्या क्या है, सबसे पहला x0 y माइनस 1, x0 y माइनस 1, क्या ये पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। और x1 y0, x1 y0 ये रहा। इसके अलावा x0 y8, x0 y8 ये रहा। फिर x4 y0 ये रहा, x4 y0। इनको ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, इनको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहां से जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, ये जो दूसरे हैं अपने, ठीक है, एक सेकेंड। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, सही है। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये दोनों लाइंस अपनी बन गई हैं, है ना। अब जो हमारा जो ग्राफ बना है वो दोनों लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर काट रही हैं। यानी कि वो क्या है मेरा, क्या वही मेरा कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये कौन सा पॉइंट है, x3 है और y अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, है ना, है ना। x3 y2 हम चेक भी कर लेते हैं एक बार कि सही है क्या। x3 y2 3 - 2 1, 3 2 जा 6 + 2 8, सही है। तो ये मेरा कॉमन सॉल्यूशन जो है ग्राफ से मिल गया है मुझे, पहली बात मिल गई। दूसरे में बोल रहा है कि शेड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड y एक्सिस। ये दोनों लाइन और y एक्सिस के बीच का जो रीजन है उसको हमको शेड करना है, फिर उसका एरिया भी बताना है, ठीक है। तो कर देते हैं, जैसे ये रहा वो पोर्शन, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने शेड कर दिया। अब इसका एरिया बताना है। तो ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बता सकता हूं मैं इजीली, ठीक है। तो देखो एरिया जो रहेगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। और मैं देख सकता हूं कि बेस कितना है, यहां से देखना जरा,
ये -1 से लेकर 8 तक तो 9 हो गया, 8 तो ये और ये 1 यहाँ से, तो 9 हो गया ये, ठीक है। और हाइट कितनी हो गई, हाइट देखो, अगर मैं हाइट की बात करूं तो क्या हाइट यही नहीं होगा यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही है क्या? एक्चुअली ये तो 2 पे मिलना चाहिए ना, तो ये क्या यही एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक है, 3 तक ही तो है, तो ये 3 है, तो ये आ गया मेरा 27/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये मेरा इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। तो समझ में आई बात कि ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है वो हम एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेते हैं ना, कि हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज को और एक को एलिमिनेट कर देंगे हम, ठीक है ना। तो जैसे अपने पास 2 इक्वेशन है, x + 4y = 14 और दूसरा है 7x - 3y = 5। तो इसमें आप पहले या दूसरे किसी भी एक इक्वेशन को पिक करो आपकी चॉइस के हिसाब से और उसमें से किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लो, ठीक है। तो सबसे बढ़िया रहता है कि आप वो वाला वेरिएबल सेपरेट करो जिसके पास कोई कोफिशिएंट ना हो, मतलब 1 हो, ठीक है, 1 - 1 इस तरीके का कोई सिंपल सा कोफिशिएंट हो। तो जैसे यहाँ से x को सेपरेट करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ईजी था, 14 - 4y, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। इसको हम इसमें पुट कर देंगे, पहले से निकाल रहे हो तो दूसरे में पुट कर दो, है ना। पुट इट इन दिस, अगर हम नाम रख दे चाहे तो 1 2 और इसका नाम भी रख देते हैं चलो 3, तो पुट इट इन 2। तो 7 × x, x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम, 14 - 4y - 3y। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ना इसके अंदर, ठीक है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो 14 × 7 98, 7 4 जा 28, तो ये हो गया माइनस का 31y, 98 को उधर भेज दो, तो ये हो गया -93, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 93/31 दैट इज 3, y आ गया 3। अब इस y की वैल्यू को आप किसी में भी पुट कर सकते हो 1 2 3 में, पर सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है थर्ड, तो थर्ड में पुट कर देते हैं ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, y को पुट इट इन थर्ड, और थर्ड क्या था, x = 14 - 4y और y मैंने कितना निकाला है 3, 14 - 4 3 जा 12 तो 2, तो x2 आ गया। तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो है x2 y3, 2,3 इज द सॉल्यूशन, सही है। तो इस तरीके से भी मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मैं निकाल सकता हूं। समझ में आई बात? क्या करेंगे, किसी भी एक को इक्वेशन को पिक करेंगे, उससे किसी एक वेरिएबल, कोई भी आपकी मर्जी है, चाहे आप ये पिक करो चाहे ये, किसी एक की, चाहे x या y आपकी इच्छा के अनुसार, ठीक है, आप उस वैल्यू को निकाल के दूसरे वाले में पुट कर दो। अगर यहाँ से निकालोगे तो इसमें पुट कर देना, सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है अपना एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। इसमें हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट को पहले इक्वेट करेंगे, इक्वल बनाएंगे, है ना, फिर उसको सॉल्व करेंगे, सही है। तो देखो जरा क्या कह रहा है कि ये अपने पास कोई इक्वेशन है, 9x - 4y = 8 और दूसरा है 13x + 7y = 101। इसमें हमारा टास्क क्या होगा कि हम किसी भी एक इक्वेशन या किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 9 है या 13 है, या तो इन दोनों को सेम बना ले, आपकी इच्छा है। y का कोफिशिएंट -4 है और या -7 है, ठीक है, इनको सेम बना ले, है ना। किसी एक को भी आप सेम बना लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो अब उसको सेम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो 4 और 7 को मैं सेम बनाने की कोशिश करता हूँ, तो 4 और 7 को सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम देख लूंगा, दैट इज 28। तो मैं दोनों को 28 बना लेता हूँ, ठीक है। तो 4 को 28 बनाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, और इसको 4 से। तो जब मैं इसको 7 से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 63x और ये 28y, ये हो जाएगा 56, और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 13 4 जा 52,
और ये हो जाएगा -28 और ये 404। अब ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, जिस भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपने सेम किया उसको एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ -28 है, यहाँ भी -28 है, अगर मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि ऐड करूंगा तो दोनों सेम है, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जब भी ऑपोजिट साइन के होंगे तब तो ऐड कर देंगे, और जब सेम साइन के होंगे तो सबट्रैक्ट कर देंगे ताकि वो एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। सबट्रैक्ट करते ही नीचे जो होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, ये हो गया कैंसिल, 63 में से 52 गया 11, ठीक है। और इधर सबट्रैक्ट कर देते हैं ना, 404 में से 56, तो 400 में से 50 घटाओगे तो 350, ठीक है। और 350 हो गया, तो ये 350 में से 2 और कम कर लो, है ना, तो ये हो जाएगा 348, है ना, सही है क्या, बिल्कुल। इसको सॉल्व करते हैं जरा, कितना आ रहा है देखते हैं। 11 3 जा, ठीक है, नहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो फ्रैक्शन में ही आने वाला है क्या, देख लेते हैं एक बार दोबारा सबट्रैक्ट करके, ठीक है। मल्टीप्लाई तो सही किया था ना हमने, हाँ सही है, ये भी सही है, ठीक है। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये प्लस का 7y है ना, तो अपने को इसको सही कर लेना चाहिए, ठीक है। ये प्लस का था, तो अगर प्लस का तो डायरेक्ट ऐड करके काम हो जाएगा ना अपना, फिर तो सही बात है क्या, प्लस का है तो ऐड करके ही काम हो जाएगा, देखो। तो अगर मैं ऐड कर दूं तो एलिमिनेट हो जाएगा, सही है, हो गया। इनको ऐड किया तो ये आ रहा है 5 11 115, इनको ऐड किया तो ये आ रहा है, कितना आ रहा है ये 460। अब 460 को अगर 115 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4, x तो 4 आ गया, ठीक है ना, x 4 आ गया। अब x की वैल्यू को आप वापस किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो और दूसरा भी निकाल सकते हो, सही है क्या। तो क्या करेंगे, किसी में भी पुट कर देते हैं, जैसे 9x - 4y = 8 है, अपन ने x4 निकाल ही लिया है, तो x आ गया 4 यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया 36, तो 8 - 36 इज -28, ठीक है। तो y कितना आ गया 7, तो सॉल्यूशन क्या रहा 4,7, है ना, 4,7 इज द सॉल्यूशन, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसमें एक चीज और समझते हैं कि अगर अपने पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की होती, लेट्स से कि मैं इक्वेशन ले लेता हूँ इस तरीके से कि a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, और इसको सॉल्व करके मुझे सॉल्यूशन निकालने को कहा गया है। तो मैंने अभी अभी एलिमिनेशन मेथड सीखा है कि कोफिशिएंट को इक्वेट करो और एलिमिनेट करो, तो मैं उसका यूज़ करता हूँ। और उसके हिसाब से अगर मैं इसको a2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको a1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x का कोफिशिएंट सेम होने वाला है कि नहीं। तो देखो क्या आएगा, a1 a2 x + b1 a2 y + c1 a2 = 0, और ये हो जाएगा a1 a2 x + b1 b2 a1 b2 a2 b2 a1 y + c2 a1 = 0। अब क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गया, इसको जब सबट्रैक्ट करोगे तो y तो कॉमन है, ये बनेगा b1 a2 - b2 a1, और इधर क्या बनेगा, ठीक है, एक सेकंड, ये जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, c1
A2 माइनस C2 A1, सही है क्या? इनको आप दूसरी तरफ भेज सकते हो, तो ये हो जाएगा, ये बन गया कुछ इस तरीके से, है ना, B1 A2 माइनस B2 A1 इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम ये जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, C2A1 माइनस C1 A2 अपॉन B1 A2 माइनस B2 A1। ठीक है, क्या था? B2 A1। ठीक है, ये तो आ गई y की वैल्यू। ठीक है, ये आ गई y की वैल्यू। अब इसी तरह मैं क्या कर सकता हूं, इसी तरह x की वैल्यू भी निकाल सकता था अगर y के कोफिशिएंट को सेम कर देता। ठीक है, y के कोफिशिएंट को सेम करके एलिमिनेट कर देता तो मैं दूसरी वैल्यू भी निकाल लेता। तो एक काम करते हैं, वो भी निकाल ही लेते हैं। तो अगर इन्हीं दोनों इक्वेशंस को, अब y का कोफिशिएंट सेम करना है तो इसको B2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, और दूसरे वाले को B1 से, है ना। तो अब x के कोफिशिएंट को नहीं, y के कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं हम लोग। तो अगर करें ऐसा तो ये क्या बन जाता? A1 B2x प्लस B1 B2y प्लस C1 B2 इक्वल टू 0, और नीचे वाले को हम कर रहे हैं B1 से, तो ये हो जाता A2 B1x प्लस B1 B2y प्लस C2 B1 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि साइन सेम है, कैंसिल। तो ये हो गया, x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा? A1 B2 माइनस A2 B1 और यहाँ C1 B2 माइनस C2 B1, इनको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये होगा x A1 B2 माइनस A2 B1, दूसरी तरफ आके C2 B1 माइनस C1 B2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेज देते हैं। अब इससे मुझे फायदा क्या है कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होते हैं अपने पास टू वेरिएबल्स में, वो इसी तरह के दिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म उनका ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैंने देख लिया, चाहे A1 B1 C1 A2 B2 C2 कुछ भी हो, मेरा x हमेशा यही आएगा, y हमेशा यही आएगा। तो अगर मैंने इनको लर्न कर लिया तो मैं x और y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, है ना। मैं x और y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, मुझे इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये फॉर्मूला अगर मुझे पता है तो मैं वैल्यू पुट करूंगा, आंसर निकालूंगा। पर ये फॉर्मूला थोड़ा सा लर्न करना मुश्किल है अपने लिए, है ना। तो अपने पास एक मेथड है जिससे हम फॉर्मूले को आसानी से याद कर सकते हैं, वो देखो, वो समझते हैं। x y और 1 लिख लेंगे और लिख लेंगे कोफिशिएंट्स, है ना। कोफिशिएंट किस तरीके से लिखेंगे ये देखना। जैसे मान लो अपने पास इक्वेशन थी A1x, है ना, प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरी है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, x y 1 लिख देंगे, फिर x से पहले हम y के कोफिशिएंट से शुरू करेंगे। सबसे पहले y के कोफिशिएंट से शुरू करेंगे, B1 B2, फिर b के बाद क्या है c, तो C1 C2, फिर c के बाद वापस A1 A2, फिर इसके बाद वापस B1 B2, है ना, और वहीं पे खत्म कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बस। तो यहां से x हम लिखेंगे ऐसे, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1, और y के लिए लिखेंगे y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और ऐसा करने के बाद आप चाहो तो अब x की वैल्यू निकाल सकते हो इसके थ्रू। तो x क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, दैट इज B1 C2
माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। तो ये तो आ गई x की वैल्यू। इसी तरह आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, सेम C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। ये हमारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, सही है। बस इसमें एक शर्त है कि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो x और y नॉट डिफाइंड हो जाएंगे, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम कहेंगे कि A1B2 माइनस A2B1 0 ना हो, है ना, ये ध्यान रखेंगे, हाँ सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो सॉल्यूशन हम याद करके बैठे हैं ना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं हम, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये अगर हम याद कर लें तो बात बन जाएगी। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपने पास दो लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल में ही, 3x + 2y + 25 = 0 और दूसरा x + y + 15 = 0, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसे लिख लिया, चलो 3x + 2y + 25 = 0 और दूसरा x + y + 15 = 0, ठीक है। तो हमने जो तरीका सीखा है उसको यूज करते हैं, y1 x से पहले b1 b2 याद है, दैट इज 2 and 1, फिर c1 c2 25 and 15, फिर a1 यानी 3 and 1, फिर वापस से क्या था, b1 b2 2 and 1। अब इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, यही बात हुई थी। तो x अपॉन 2 × 15 दैट इज 30 माइनस 1 × 25 यानी 25 इक्वल टू 25 × 1 y के नीचे 25 × 1 25, 15 माइनस 15 × 3 45 इक्वल टू 1 अपॉन 3 × 1 3 माइनस 2 × 1 2, ठीक है। तो अब ये क्या रहेगा, देखो x अपॉन 5 y अपॉन माइनस 20 एंड 1 अपॉन 1। तो यहाँ से अगर x निकालना है तो इसको यूज करेंगे, y निकालना है तो इन दोनों को यूज करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई -20। चेक कर सकते हैं हम, ये सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। 5 - 20 -15 + 15 0 है ना, इस तरीके से यहाँ भी सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर है। तो किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम यूज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ थोड़े अलग क्वेश्चन जो हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी हम ये मेथड्स यूज कर सकते हैं जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, जो भी 3 मेथड आपने पढ़े हैं उनको यूज कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा इनको कैलकुलेशन में मुश्किल हमें आएगी, ठीक है। कैलकुलेशन में हमें थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए हो, x का कोफिशिएंट y पे पहुंच गया और y वाला x पे पहुंच गया हो, तो ऐसे में हम अगर ध्यान दें तो x के कोफिशिएंट का सम और y के कोफिशिएंट का सम सेम आने वाला है, या डिफरेंस वो भी सेम ही होगा, है ना। तो अगर हम इनको एक बारी ऐड कर दें, देखना ध्यान से, है ना, ऐड 1 and 2, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 40 and 40 80 और ये 240। तो क्या 80 कॉमन है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो x + y कितना आया 3। तो आप देख पा रहे हो कि कितनी सिंपल सी इक्वेशन बन गई जिसके कोफिशिएंट कितने छोटे छोटे से हैं। इसी तरह मैं सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकता था, है ना, तो कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट 1 from 2। तो सब्ट्रैक्ट 1 from 2, 43 - 37 दैट इज 6x, 37 - 43 -6y दैट इज ऑल्सो -6, है ना, 117 - 123, तो 6 कॉमन है, x - y = -6, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो x - y = -1,
ठीक है, अब ये एक और छोटी सी इक्वेशन बन गई जिनको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। अब कोई सा भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, तो बाय एलिमिनेशन या एलिमिनेटिंग द कोफिशिएंट्स तो हम क्या कर सकते हैं, देखना, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा और इधर 3 एंड -1 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। x 1 है, x को 1 पुट करोगे तो y 2 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने सॉल्यूशन हो जाएंगे। समझ में आई? जब भी कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए होंगे आप एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये भी एक अलग टाइप है। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में दे देता है। तो जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में दे दे तो ऐसे केस में हम उसको सबसे पहले वेरिएबल को हम न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे? अज्यूम करके। वो जब भी ऐसा कुछ देगा तो आप ध्यान दोगे तो ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल वाला पार्ट ये सेम होगा। ठीक है, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पार्ट सेम होगा। तो आप ध्यान दो, तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे मान लूं, a मान लेता हूं और इसको कुछ b मान लेता हूं, तो क्या इस इक्वेशन को मैं 5 × 1/x-1 लिख सकता था, 1/y-2 और ये 2 है ही सही। तो अगर मैं इसकी जगह a रख दूं तो ये बन जाएगा 5a और इसकी जगह b रख दूं तो ये 5a + b = 2 बन रहा है। सेम अगर दूसरे वाले में पुट करूं तो ये बन जाएगा 6a + 3b = 1। सही है क्या? अब मैं ध्यान दूं तो दोनों इक्वेशन a और b के टर्म्स में आ चुके हैं। b का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान दो, ये बन जाएगा 3 × 5 15 है + 3b = 6। सही है, इसको थर्ड कह देता हूं। अब इन दोनों में b का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, सेम साइन का भी है, तो सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ताकि एलिमिनेट हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। -15 + 6 इज -9 और -6 + 1 इज -5। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। a की वैल्यू आ रही है 5/9, a की वैल्यू क्या आ रही है 5/9। सिमिलरली मैं b की वैल्यू निकाल लूंगा, b की वैल्यू किसी भी एक में पुट करके निकाल देता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5/9 यानी 25/9 a की जगह पुट करते, और ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो b विल बी 2 - 25/9 दैट इज 9 2 जा 18 -5 यानी -25 यानी -7/9। ये a और b है, पर हमको x और y निकालना था, है ना। हमको क्या निकालना था, x और y। तो मैंने यहाँ पर देखो माना हुआ था कि 1/x-1 जो था वो कितना था, a था, a यानी कि 5/9, और 1/y-2 को मैंने b माना था, दैट इज -7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5x-5 और इधर 9 - 7y + 14। तो ये 5 इधर आया तो 14 और ये 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यू तो 14/5 आ गई, और ये 9 - 14 करेंगे तो कितना होगा, -5 और ये -7, तो y की वैल्यू 5/7 आ गई। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये अपने पास मेथड है कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट को कुछ एज्यूम करके हम उसको नॉर्मल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।